नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द इलेक्ट्रिक गुरु में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 4 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 4 में टोटल 12 क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं और इस 12 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डमी कॉइल्स आर यूज्ड फॉर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि डमी कॉइल होता क्या है। डमी आपने देखा होगा कभी, जैसे कि जो शोरूम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे बाहर डमी रखा रहता है। उस पर क्या होता है कि कपड़े पहना देते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए कि ये इस डिज़ाइन का कपड़ा रहेगा और ये ऐसे सूट करेगा पर्टिकुलर एक आदमी के लिए। काला आदमी हो गया, गोरा आदमी हो गया, तो उसी तरीके से डमी कॉइल्स होती हैं। तो देखिए डमी कॉइल्स होता क्या है बेसिकली, जैसे हम लोग दो टाइप की वाइंडिंग पढ़ते हैं। ओके, तो पहली टाइप की जो वाइंडिंग होती है वो होती है लैप वाइंडिंग, और दूसरी टाइप की जो होती है वाइंडिंग होती है वेव वाइंडिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पे लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उतने होंगे जितने के नंबर ऑफ पोल होंगे, ठीक है, यानी A इज इक्वल टू P नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे सब पूरा लोचा हो जाता है, ठीक है। यानी कि लैप वाइंडिंग में हमारे सारे स्लॉट तो फिलअप हो जाते हैं, लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि स्लॉट कुछ खाली रह जाते हैं क्योंकि इसमें पैरेलल पाथ कम होता है। तो जो स्लॉट खाली रह जाते हैं तो वो मैकेनिकल इम्बैलेंस देते हैं, ठीक है, यानी कि मशीन को जब हम चलाएंगे तो वो वाइब्रेट करेगी। तो वहाँ पे हमें जो स्लॉट खाली रह जाते हैं वहाँ पे हम कुछ सेम कंडक्टर की वहाँ पे कॉइल्स रख देते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम कनेक्ट नहीं करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड रहती हैं, वो कनेक्टेड नहीं रहती हैं। तो वो क्या काम करती हैं कि जो हमारा मैकेनिकल इम्बैलेंस यानी कि वेट कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होगा तो वो उसको बैलेंस कर लेगी। ओके, उससे होगा क्या कि ये टोटल पूरा का पूरा हमारा मोटर वाइब्रेट नहीं करेगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, अ फोर पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर हैज़ 4 ब्रशेज। ओके, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द ब्रश इज डैमेज्ड व्हाट विल बी द चेंज इन VI एंड P। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया है, पोल लिया है 4 पोल। तो हमें सबसे पहले देखो लैप में हम सीधे सीधे ऐसे देख लेते हैं, लैप LAP, लैप A इज इक्वल टू P। तो यानी जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतने ही पैरेलल पाथ होंगे, किसके लिए, लैप के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 4 ब्रशेज इसमें होने चाहिए। तो 4 ब्रश के लिए देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। तो 4 पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर के लिए कुछ ऐसा यहाँ पे ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पे कितने ब्रशेज हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रश कितने हैं, 4। तो अब ये कह रहा है कि एक अगर ब्रश इसमें डैमेज हो गया, सपोज दैट ये वाला ब्रश डैमेज हो गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे टोटल पैरेलल पाथ कितने बनेंगे, टोटल पैरेलल पाथ तो 4 ही बनेंगे, लेकिन इस ब्रश के डैमेज हो जाने के कारण इस वाइंडिंग में और इस वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं करेगी। तो अब इस वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं करेगी तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। तो टोटल जो अभी तक कितनी करंट आ रही थी, सपोज दैट यहाँ से I/4 आ रही थी, यहाँ से I/4, यहाँ से I/4, यहाँ से I/4, तो टोटल कितनी करंट आ रही थी, I आ रही थी। लेकिन अभी कितनी आ रही है, I/4 प्लस I/4, यानी कि I/2 करंट यहाँ पे टोटल लोड को मिलेगी। तो इसकी वजह से देखिए लैप वाइंडिंग कनेक्शन में वोल्टेज तो हमेशा सेम रहता है, केवल करंट यहाँ पे वेरी करती है। करंट कम या ज़्यादा होती है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के हिसाब से। अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा हो जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम होंगे तो करंट कम हो जाएगी, और पावर भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू होता है VI, तो V तो सेम है, लेकिन करंट कितनी हो गई, I/2। तो करंट I/2 होने की वजह से यहाँ पे पावर भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए वोल्टेज कितना रहेगा, वोल्टेज तो V ही रहेगा, करंट कितनी हो जाएगी, I/2 हो जाएगी, और पावर कितनी हो जाएगी, P/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, V, यानी वोल्टेज रेटिंग V, करंट रेटिंग हाफ I/2 एंड पावर रेटिंग विल बी हाफ। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर अ डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यूज आर। तो देखिए अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे तुरंत हो जाएगा। देखिए डीसी शंट मशीन के केस में हम क्या देखते हैं कि देखो जैसे ये आर्मेचर हो गया, यहाँ पे ये बैक ईएमएफ और यहाँ पे ये मेरा शंट वाइंडिंग, ओके। और सपोज दैट यहाँ से मैंने इसको दे दी सप्लाई, तो मुझे पता है कि जो शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है वो लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर्स से बना होता है, ओके। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब देखो थिन वायर होगा तो यानी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया उस तार का कितना होगा, कम होगा, और लेंथ कितनी होगी, ज़्यादा। तो लेंथ ज़्यादा और एरिया कम, तो ये भी और भी ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, यानी शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होगा, शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होगा, ओके। यानी शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होगा। और देखिए आर्मेचर में क्या होता है कि आर्मेचर जो रेजिस्टेंस होता है वो थिक यानी कि थिक वायर के छोटे टर्न होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कम होते हैं। तो यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मोटा तार होगा और लेंथ कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे पहले क्या दिया शंट, तो शंट वाला क्या होगा, हाई होगा, और आर्मेचर वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। यानी हाई एंड लो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस ज़्यादा और आर्मेचर रेजिस्टेंस कम। वैसे भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम या 1.5 ओम ऐसे करके, और जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग 200 ओम 100 ओम ऐसे कुछ दी होती है। तो वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट केस कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, शंट फील्ड ऑफ ए डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड कंडक्टर्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शंट रेजिस्टेंस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। तो शंट फील्ड हमें पता है कि लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर से बनाया जाता है, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। शंट फील्ड ऑफ ए डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड थिन कंडक्टर्स रिस्पेक्टिवली। तो इसका करेक्ट आंसर बी इज़ द राइट आंसर, ओके। अब तो देखो सीरीज फील्ड कंसिस्ट ऑफ कितना होगा, सीरीज फील्ड कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ टर्न्स एंड डैश कंडक्टर्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप गेस करो कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा इसका आंसर सही होगा, ए बी सी डी में से। तो यहाँ पे देखिए सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो देखो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज फील्ड में मुझे पता है कि मोटे तार होते हैं, ओके। तार मोटा होता है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, बहुत ही कम होता है। तो मोटा तार यानी कि लार्ज यानी थिक, मतलब कंडक्टर क्या होगा, थिक होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, लेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is oblique are the necessary condition for voltage buildup in self excited generator। तो देखो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप होने के लिए जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि वहाँ पे रेजिडुअल फ्लक्स होना ज़रूरी है। बिना रेजिडुअल फ्लक्स के वो वहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पोल शुड कंटेन रेजिडुअल फ्लक्स, ठीक है, सही बात है। फील्ड वाइंडिंग शुड बी प्रॉपरली कनेक्टेड टू आर्मेचर वाइंडिंग, ये भी करेक्ट है। फील्ड पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी तब भी वहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, और जो क्रिटिकल यानी कि जो मशीन की स्पीड होनी चाहिए वो क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी रेजिस्टेंस कम और स्पीड ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे सारे आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो लोड सेचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक आर प्लॉटेड बिटवीन। तो देखो नो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज एंड फील्ड करंट विल बी द राइट आंसर। द इफेक्ट ऑफ डैश ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज आर्मेचर रिएक्शन। तो किसका इफेक्ट जो है मेन फील्ड फ्लक्स पे आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो हमें पता है कि ये आर्मेचर एमएमएफ, यानी कि जो आर्मेचर में जब करंट फ्लो होती है तो उसमें जो एमएमएफ रिड्यूस होता है वो मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करता है, ओके। तो वो प्रक्रिया कहलाती है आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर एमएमएफ, ओके, आर्मेचर एमएमएफ ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज आर्मेचर रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर एमएमएफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पावर विल बी डेवलप्ड व्हेन बैक ईएमएफ इज। तो इस देखिए, इसको मैंने अपने सेकंड वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैक्सिमम पावर विल बी डेवलप्ड व्हेन बैक ईएमएफ इज। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा बताया नहीं है कि ये डीसी मशीन में डीसी मोटर है या डीसी जनरेटर है, ठीक है। वैसे दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी उसी के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। तो बैक ईएमएफ इज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज, हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, डबल ऑफ द सप्लाई वोल्टेज या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, अगर डीसी मोटर है तो जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज का हाफ होगा, और अगर यहाँ पे डीसी जनरेटर दिया हुआ है तो हमारा बैक ईएमएफ क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज का 2 टाइम्स होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो, इसमें वो वैल्यू ज़्यादा होगी जो डोमिनेटिंग होगी। जैसे कि हम अगर बात करें जनरेटर में, तो जनरेटर में क्या डोमिनेटिंग होता है, बैक ईएमएफ। तो देखो यहाँ पे बैक ईएमएफ 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज है, तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जनरेटर की कंडीशन होती है और ये मोटर की कंडीशन होती है, ये वाली मोटर की कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, यानी कि बैक ईएमएफ विल बी हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। उसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। और ये एफिशिएंसी, इस कंडीशन पे एफिशिएंसी कितनी आती है, 50%, ऑलमोस्ट 50%, उससे कम ही आएगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इसके मैक्सिमम पावर कंडीशन के बाद भी लॉसेज वगैरह आ जाते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, लेस दैन 50%। विच मोटर कैन नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड। तो देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है कि कौन सी मोटर है वो जो नो लोड पे हमें स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो वो देखिए क्या होती है, सीरीज मोटर होती है। देखिए इसका ऐसा क्यों होता है, तो हमें डायरेक्टली पता है कि एक रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू के फाई एन, ठीक है। E इज इक्वल टू के फाई एन, और अगर हम यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला निकालें तो E डिवाइडेड बाई फ्लक्स, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब है नहीं, के तो कांस्टेंट है। तो जो फ्लक्स होता है वो सीरीज मोटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, ठीक है। अगर नो लोड कंडीशन में क्या होगा कि जब लोड ही नहीं लगा है तो यानी जो सोर्स होगा उससे करंट मोटर हमारी कम ड्रॉ करेगी। तो मोटर कम ड्रॉ करंट करेगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम बनेगा, और कम फ्लक्स बनेगा तो जो इसकी वैल्यू होगी वो ज़्यादा आएगी, ओके। अगर ये फ्लक्स कम तो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा। और अगर हम आइडियल कंडीशन में मान लें कि करंट 0 हो गई तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो अगर स्पीड इनफाइनाइट हो गई तो फिर वो मोटर हमारी क्या होगी, डेंजरसली हाई स्पीड पे चली जाएगी, जिससे क्या होगी कि उसके जहाँ पे वो रखी होगी मोटर वो सब पूरा टूट फूट जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, सीरीज मोटर को हमें नो लोड कंडीशन में स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। फील्ड वेकिंग कंट्रोल मेथड इज़ यूज फॉर। तो देखो, फील्ड वेकिंग यहाँ पे 2 टाइप के हमारे स्पीड कंट्रोल होता है, एक होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और दूसरा क्या होता है, फील्ड वेकिंग कंट्रोल। तो यहाँ पे बात हो रही है फील्ड वेकिंग कंट्रोल की। तो देखो, फील्ड वेकिंग कंट्रोल क्या होता है कि हम यहाँ पे जो हमारा शंट मोटर है उसके फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो फील्ड वेकिंग होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आई शंट की जो वैल्यू होगी, टर्मिनल वोल्टेज तो सेम रहेगा, आर प्लस आर एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने से क्या होगा, शंट फील्ड यानी फाई एस एच, ये भी क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये शंट फील्ड रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसमें देखिए होगा क्या, देखिए हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू के फाई एन होता है, ठीक है। E इज इक्वल टू के फाई एन होता है। अगर शंट फील्ड की वैल्यू कम हुई, ठीक है, यानी कि जो शंट फील्ड करंट की वैल्यू कम होगी तो शंट फील्ड फ्लक्स भी कम हो जाएगा, और शंट फील्ड फ्लक्स अगर कम हुआ तो ये स्पीड क्या होगी, स्पीड हाई चली जाएगी। E डिवाइडेड बाई फाई, अगर फ्लक्स कम हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हाई चली जाएगी। तो जो फील्ड वेकिंग कंट्रोल मेथड है इसमें क्या होता है, ये हम एबव रेटेड स्पीड पे यहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है, यानी कि स्पीड जो रेटेड स्पीड से है वो यहाँ उससे ज़्यादा हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे मिनिमम जो स्पीड मिलती है वो रेटेड स्पीड मिलती है, रेटेड स्पीड से कम वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इज़ यूज्ड फॉर। तो देखो, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, एबव रेटेड स्पीड, बिलो रेटेड स्पीड, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द एबव। तो जो आर्मेचर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल होता है वो होता है बिलो रेटेड स्पीड। तो देखो, अब आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आर्मेचर में हम क्या करेंगे,
यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐड ही क्यों करेंगे, कम नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आर्मेचर पहले से डिज़ाइन कर रखा है, मशीन हमारी पहले से डिज़ाइंड है। अब उसकी हम लोग यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग यानी उसके नंबर ऑफ टर्न्स को कम नहीं कर सकते हैं, उस पर रेजिस्टेंस केवल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो E इज़ इक्वल टू क्या होता है, V माइनस आई ए इंटू यहाँ पे R। ठीक है, और R में अगर और भी हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो R एक्सटर्नल। ठीक है, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कम हो गई तो हमें पता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है K/N। और हम फील्ड को तो टच नहीं कर रहे, फील्ड तो हमारा वैसे का वैसा सेम ही है। तो जो अब ये बैक ईएमएफ कम होने की वजह से क्या होगा, हमारी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ये हमारा बिलो रेटेड स्पीड पे आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल काम करता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, बिलो रेटेड स्पीड इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पार्ट नंबर 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।